स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अनेकों काम गत 2 वर्षों में किए गए और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो माननीय मोदी जी का कथन है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति लगाव और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का रात दिन एक करके उत्तराखंड के एक एक निवासी की चिंता जो वो करने का काम कर रहे हैं, उससे निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि आज हमारा उत्तराखंड इस भारतवर्ष का नेतृत्व करने वाला उत्तराखंड बन चुका है। वो चाहे यूसीसी के माध्यम से हो, एक बार जोरदार तालियां यूसीसी के लिए बजाएंगे कि हमारा उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू करने का काम किया है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हम उत्तराखंड वासियों को जितना गौरवान्वित महसूस होने का मौका मिलता है उतना कभी नहीं मिलता है। आज आपके नेतृत्व में उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी का पसंदीदा राज्य, मैं कहूं सबसे दुलारा राज्य आज अपना उत्तराखंड बना है। और वो चाहे योजनाओं के माध्यम से हो, वो चाहे माननीय मोदी जी से उत्तराखंड के लिए सौगातें लाने का हो, या माननीय मोदी जी के उत्तराखंड आगमन से हो, आपका जो विशेष लगाव मोदी जी का आपके प्रति है वो हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं उससे उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं आज के इस मौके पर निवेदन करूंगा अपने विंग कमांडर आर.के. वशिष्ठ जी से, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पुष्पगुच्छ भेंट करके आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय वशिष्ठ जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं आप सबको यह सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं विंग कमांडर आर.के. वशिष्ठ जी के घर पर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचे थे जब उनका बेटा कतर से सकुशल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वापस आने का काम हुआ था। मैं निवेदन करता हूं अपने क्षेत्रीय विधायक आदरणीय खजानदास जी से कि वे आए और पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन, अपने बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मधु चौहान जी उपस्थित हुई हैं, वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए, मेरा निवेदन है। मैं निवेदन करता हूं अपने महानगर के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र राणा जी से कि वे आए और सम्मानित विधायक विनोद चमोली जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। मैं निवेदन करता हूं अपने पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश देवरानी जी से कि वे आए और विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसके बाद मेरा निवेदन अपने युवा मोर्चा के साथियों से कि 2 साल का ये सफलतम कार्यकाल संपन्न होने पर वे मंच की ओर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का
स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के साथी। अधिक से अधिक लोगों के नाम लेने का प्रयास यहां से किया गया है, लेकिन अब कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है और आज ऐसा लगता है कि देहरादून के नागरिकों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करने की इतनी अटूट इच्छा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं कि सभी का नाम ले पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन अपने धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर विपिन जोशी जी से कि वे आए और सम्मानित विधायक आदरणीय खजानदास जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन महानगर के महामंत्री आदरणीय विजेंद्र थपलियाल जी से कि वे भी आए और श्रीमती सविता कपूर जी का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां भी हम सब बजाते रहेंगे। मेरा निवेदन व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक प्रतीक नागलिया जी से कि वे आए और हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मधु चौहान जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन। अपने बीच में लघु उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक तरुण गोयल जी से मेरा निवेदन कि वे आए और आदरणीय विश्वास डाबर जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहें। मेरा निवेदन एनजीओ प्रकोष्ठ की संयोजक रमा गोयल जी से कि वे आए और श्रीमती मधु भट्ट जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन अपने प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के संयोजक आदेश मंगल जी से कि वे आए और राज्य मंत्री कैलाश पंत जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मेरा निवेदन सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ के संयोजक वीरेंद्र किरसाली जी से कि वे आए और श्रीमती विनोद उनियाल जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से स्वागत कराने की मेरी इच्छा है। हमारे सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों ने बहुत मेहनत आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए की है, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे के कार्यक्रम में रुड़की की ओर भी जाना है, चुनाव का समय है। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं अपने राजपुर विधानसभा से सम्मानित विधायक आदरणीय खजानदास जी से कि वे स्वागत भाषण करें। आज उत्तराखंड सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विंग कमांडर आर.के. वशिष्ठ जी, मंच पर सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तराखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मंच आसीन
अपने धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान विनोद चमोली जी, अपने बीच में उपस्थित माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा से माननीय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, माननीय राज्य मंत्री के जिनको जिम्मेदारी दी गई है ऐसे सम्मानित विश्वास डाबर जी, माननीय श्रीमान कैलाश पंत जी, माननीय श्रीमती बहन विनोद उनियाल जी और जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय मधु चौहान जी, अपने बीच में उपस्थित अपने राज्य मंत्री की जिम्मेदारी जिनको दी गई मधु भट्ट जी और इस कार्यक्रम के आयोजक और जो संचालन का भी काम कर रहे हैं महानगर के अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जी, प्रदेश के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, यहां पर डॉक्टर आदित्य जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय पुनीत मित्तल जी और भारतीय जनता पार्टी के दुख सुख के साथी आदरणीय अनिल गोयल जी, आदरणीय मेरे सम्मानित विशाल गुप्ता जी, अर्चित जी और अपने बीच में आयोग की जिम्मेदारी जिनको दी गई है आदरणीय गीता खन्ना जी, सभी उपस्थित वरिष्ठ जन, डॉक्टर आर के जैन साहब, यहां पे विभिन्न प्रकार प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 साल पूरे होने पर और सफल भूमिका निभाने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। आपके सफलता के जो 2 साल पूरे हुए, 23 मार्च को आपने शपथ ली थी और आज 23 मार्च 2024 है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद, कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको कोटि कोटि बधाइयां। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव का समय था उस दरमियान कहा था और हम लोगों ने सोचा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हल्ला हो जाएगा, बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। समान नागरिकता संहिता की बात कही थी और आज आपके कुशल नेतृत्व में वो पूरा हुआ और भारत ने सराहा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ही नहीं, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, सबने आपकी तारीफ की और ये पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड प्रदेश का कि जिसमें समान नागरिकता संहिता आज लागू हो गई है। और यही नहीं, आपने नकल विरोधी कानून बनाया, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षित 10% देने की बात की, आरक्षण देने की बात कही, वो सब पूरा किया। और आज यदि कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करता है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कानून बनाने का भी आपने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं दिल से कहूं, क्योंकि लंबे समय से मैं छोटी राजनीति से उभर करके आया हूं और जब जब सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचती थी
चाहे विपक्ष में हम भी रहे होंगे, तो तब तब दिल में ठेस पहुंचती थी, पीड़ा पहुंचती थी। आखिरकार संपत्ति तो आपकी हमारी है, आखिरकार संपत्ति तो सरकार की है, किंतु आपने सख्त कानून बना दिया और एक मिसाल पैदा कर दी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और यहां पर बैठे हुए तमाम अतिथियों का, जो मंच पर आसीन है, और तमाम जनमानस का, हमारे एक से एक लीडर्स जो देहरादून का महानगर के, उसकी धड़कन यहां पर मौजूद है, चाहे वो मेरी मातृशक्ति हो और चाहे मेरे सम्मानित जन हो। मैं सबका एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक लंबी फहरिस्त जिन लोगों से आपका स्वागत कराना है, जिन वरिष्ठ जनों से, वो अभी बची हुई है, लेकिन समय की बाध्यता है। आपने कहा, आप जैसा सूचना है कि आपको आगे भी रुड़की जाना है। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि श्री मान सिंह जी अपने डिप्टी पोस्ट मास्टर मुख्य डाकघर देहरादून, आप 84 वर्ष की आयु में आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। आप 98 में सेवानिवृत्त हो गए थे। श्यामलाल नौटियाल जी, ऐसे बहुत सीनियर लोग हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रेमनगर गुरुद्वारा कमेटी के अपने अध्यक्ष जी से कि वे आए अपनी टीम के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी लोगों से निवेदन, जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हो नहीं सकता, है नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में उत्तराखंड विद्वत सभा ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण श्री विजेंद्र प्रसाद ममगई जी, दिनेश भट्ट जी, संदीप जी, सभी समस्त समाज से आज लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ जन, आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसी क्रम में आन्या चौहान, अपनी 19 वर्षीय इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में उपस्थित हुई हैं। आन्या चौहान जी से मेरा निवेदन है कि वे भी आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके आन्या जी उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों तरफ से दबाव महसूस कर रहा हूं कि जो मेरे वरिष्ठ साथी यहां हम सबके आग्रह पर यहां पर आए हैं, उनसे स्वागत कराने का भी दबाव है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समय की बचत करने का भी दबाव है। मैं दोनों तरफ के दबाव में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय इस समय बहुत कीमती है और लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि वे आएं और हम सबके बीच अपनी बात को रखें, अपना संबोधन दें, अपना आशीर्वाद दें। पुष्कर धामी जिंदाबाद, धाकर धामी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, घाट काली मैया की, घाट काली मैया की, टपकेश्वर महादेव की, टपकेश्वर महादेव की। जय भाजपा। अब की बार, अब की बार, एक बार फिर, एक बार फिर आप सबके द्वारा निर्वाचित और आपके आशीर्वाद से जो 2022 का आम चुनाव था, उस आम चुनाव में उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक परिपाटी बदली
एक मिथक टूटा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बना। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सेवा और सरकार में आने का अवसर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया। उसके 2 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। इसके अवसर पर मंच पर आसीन हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिन्होंने एक बड़ी पीड़ा, जिन्होंने पिछले दिनों उसका सामना किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उस बड़ी पीड़ा से भी बड़े मैं कहूं कि संकट से आपको मुक्ति मिली और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते हमारे बीच में हैं विंग कमांडर आदरणीय R.K. वशिष्ठ जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मंच पर आसीन जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मधु चौहान जी, यहाँ से हमारे सरकार में हमारे सभी सहयोगीगण आदरणीय विनोद उनियाल जी, आदरणीय कैलाश पंत जी, आदरणीय विश्वास डाबर जी, आदरणीय मधु भट्ट जी, एवं मेरे सामने बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हमने पुनीत जी, हमारे अनिल जी, डॉक्टर आदित्य जी, विशाल भाई, हमारे युवा नेता श्री अर्चित जी, श्याम अग्रवाल जी, हमारी अला जी बहन जी, हमारी गार्जियन डॉक्टर जैन साहब, विनय जी, अब और अशोक भाई, आपने भी कल शाम को, मैं तो सच में भूल ही गया था कि अखबार में क्या निकला है। आपका ही लेख पढ़ा मैंने, सबसे ज्यादा बड़ा लेख उन्होंने दे रखा था अशोक जी, और हमारी विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे उधर हमारी बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष आदरणीय गीता खन्ना जी समेत हमारे कर्नल भंडारी जी समेत उनकी पूरी टीम आई है। हमारे जोशी जी आए, जोशी जी और कैसे हो रहा, गड़बड़ क्यों हो रहा? और आज पूरे देहरादून से आए हुए विभिन्न संस्थाओं के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी हमारे वरिष्ठ जन और देहरादून की, मैं कह सकता हूं यहां पर जितना ये पूरा हॉल भरा हुआ है, इस सभागार के अंदर सभी हमारे देहरादून की क्रीम कह सकता हूं, जो सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे संचालक श्री सिद्धार्थ जी, महानगर अध्यक्ष, आप सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सबके यहाँ पधारने पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें, हमारे सभी बुजुर्ग, सभी युवा नौजवान साथियों, मैं अपनी ओर से आज आप सब लोगों ने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं सच बताऊं तो बहुत सारे लोग जितने भी इसके सभागार के अंदर बैठे हैं, मैं अधिकांश लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके नाम से जानता हूं, लेकिन मैं अब उस औपचारिकता में जाऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आप सबके यहाँ पधारने पर अपनी ओर से सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज इस अवसर पर
उत्तराखंड राज्य स्थापना हेतु अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे हमारे अमर बलिदानियों का, जिन्होंने देश की सीमाओं के लिए अपने प्राणों की शहादत दी, अपना बलिदान दिया, उत्तराखंड के समस्त आंदोलनकारियों को, उनको भी आज मैं नमन करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से हम आज राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज का दिन 23 मार्च, यह आज विशेष दिन है। आज ही के दिन हमारे अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी आज मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। इन्होंने आज ही के दिन भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, तब जाकर हमको आज़ादी मिली। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आज सच बताऊं तो अपने दिल की बात, क्योंकि थोड़ा समय है और जितना भी यहाँ पर समय है, संगोष्ठी तो ये होती है कि संगोष्ठी में हम सब लोग बोलते, सबके विचार आते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चूँकि समय की भी बाध्यता है और पहले से कई सारे कार्यक्रम भी लगे हैं। मेरा मन तो बहुत था कि बहुत सारे लोग एक से एक अच्छे वक्ता हैं, मंच पर हैं, मंच के सामने भी हैं, उन सब की बात सुनते, लेकिन समय कम है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और जिस प्रकार से मैं इस प्रांगण में आया, इस होटल के बाहर जैसे ही पहुँचा, हमारे युवा, नौजवान, माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, मन ही मन मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि आप सब लोग, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमेशा की तरह आप सबका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद की बारिश हो रही है, मंद मंद बूंदें पड़ रही हैं, और आप सबका ये जो उत्साह है, और जिस प्रकार से मैं आज ये जरूर कह सकता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर इस दौरान जहाँ हमारे 13 प्रशासनिक जिले हैं, 13 प्रशासनिक जिलों में मैं एक एक जिले के मुख्यालय पर गया और हमने जो अभी मातृशक्ति वंदन के समारोह आयोजित किए, उस समारोह में जिस प्रकार मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और छोटे छोटे स्थानों पर बड़ी संख्या में आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आज भी मैं देख रहा हूं संख्या का महत्व होता है, लेकिन जो ऊर्जा, जोश, उमंग, उत्साह, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आप सबके अंदर जो मैं ऊर्जा देख पा रहा हूं, जो आपका उत्साह देख पा रहा हूं, जो प्रेम देख रहा हूं, अपने बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि 2 साल का जो कार्यकाल, जिस विश्वास के साथ आप सब लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उस विश्वास पर आज हमारी राज्य की सरकार खरी उतर रही है, उसको उन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। और सच कहूं तो भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 2 वर्षों का जो कालखंड है, वो वास्तव में कई मायनों में स्वर्ण अक्षरों में ये 2 वर्ष अंकित हो गए हैं। आज पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम तेजी से बढ़ा है, उत्तराखंड के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, और उत्तराखंड आने के लिए हर एक तरफ से आज लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं, अपनी इच्छा प्रकट की है। इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी थी, उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार आज 3,54,000 करोड़ के हमारे साथ निवेशकों ने करार किए, और उससे बड़ी बात कि 81,000 करोड़ रुपए की जो है आज ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए आगे के लिए अवसर है। और पिछले 2 वर्षों में आपकी चुनी हुई जो भाजपा की हमारी सरकार है, उसने अनेक विकास के कार्य किए हैं, इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं जिसके बारे में पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज से 2 साल पहले जो भी हमने वायदे किए,
जो भी हमने संकल्प लिए, हम उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं, लगातार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी आया, बहुत बार चुनौतियां भी आई, लेकिन हमने आप सबके आशीर्वाद से उन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया, या तो उन पर निर्णय लिया या निर्णायक रूप से हम आगे बढ़े हैं। आज प्रदेश चहुमुखी जो विकास की एक नई उड़ान भर रहा है। एक तरफ जहां हम हजारों करोड़ की जो लागत के विकास के कार्य करा रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर अनेक कड़े कानूनों को भी स्थापित कर रहे हैं, कड़े कानून भी अमल में ला रहे हैं। चाहे आज भ्रष्टाचार को रोकना हो, महिला उत्पीड़न हो, पेपर लीक जो एक बड़ी समस्या थी, और वो पेपर लीक आज उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे राज्य का जो कानून नकल का आया है वो एक मॉडल बन गया है। इसी प्रकार से दंगा फसाद जैसी चीजों को जो उत्तराखंड में ना हो, अभी खजानदास जी बोल रहे थे, वास्तव में इनकी पीड़ा दिख रही थी। किस प्रकार की पीड़ा होती है, आप सोचिए कि एक बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लग जाता है, कितना समय लग जाता है। उसमें पत्थर मार देते हैं, आगजनी कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, बिजली की लाइनें ध्वस्त कर देते हैं, लगे हुए जो है अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं। वास्तव में कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। हमने कहा कि हम इसके लिए जिम्मेदारी तय करेंगे। एक कानून हम लेकर आ गए कि अब कोई भी दंगा करेगा, कोई फसाद करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी जो है एक एक पाई की वसूली अब उसी दंगा करने वाले से वसूली जाएगी। इसके पीछे जहां हमारा हेतु है कि हमारा जो राज्य है वो राज्य पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान है, देवभूमि के नाम से पहचान है, देवभूमि है। कोई कल्पना नहीं करता कि यहाँ दंगा होगा, फसाद होगा, यहाँ पर आगजनी होगी, मारपीट होगी, बलवा होगा। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पूरे देश के अंदर देवभूमि का माहौल खराब करती है। इसलिए अब कोई भी कभी भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न कर पाए, इसलिए हमने एक कठोर कानून हम लेकर आए हैं। क्योंकि देखिए, अन्य राज्यों में कहीं दंगा होता है, कहीं फसाद होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन हमारे राज्य में तो ये तो हमारा तो शांत तरीके से रहने वाला प्रदेश है। सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, हर एक के सुख दुख में कोई भी सबके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए इन प्रकार की चीज़ों का उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। भाइयों बहनों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि अब उत्तराखंड में विकास के कार्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और वास्तव में राज्य स्थापना के बाद आप सभी पीछे का जो भी कालखंड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन 2 वर्षों में तेजी से विकास की धारा तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने विकल्प रहित संकल्प, ये विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र उसको मानकर अपने जो कार्यधारा है, हमारा जो आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित किया है। मतलब है कि अगर किसी कार्य को पूरा करने का अगर संकल्प ले लिया है तो उसे पूरा करके ही मानेंगे। उसमें जो संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प नहीं होगा। और संकल्प में विकल्प नहीं आता है तो ये तय मानिए, हमारे पंडित जी विपिन जोशी जी यहाँ पर बैठे हैं, ये जानते हैं संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति होती है। संकल्प वो होता है कठिन से कठिन मार्ग को भी आसान कर देता है, चुनौतियों पर आसानी से पार कर देता है, लक्ष्य को साथ देता है। या मैं ये कहूँ कि अगर संकल्प ले लिया और उसमें कोई विकल्प ना आया तो संकल्प पूरा होना उसकी गारंटी है। जैसे मोदी जी की गारंटी चल रही है ना, वैसे ये संकल्प जो है पूरा होने की गारंटी है। और संकल्प में अगर विकल्प आ जाता है तो फिर संकल्प टूट जाता है, रास्ते भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमसे रूठ जाते हैं। इसलिए हमें सपनों को रूठने देना है, मंजिल को दूर नहीं जाने देना है, रास्तों को नहीं भटकने देना है। इसलिए हमने संकल्प लिया है। पिछले दिनों चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो 2-3 महीने का कालखंड रहा है, इसमें पूरे प्रदेश के अंदर
हमने 18,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। अभी मसूरी देहरादून 9 मार्च को ही जो हमारे उमेश भाई यहाँ बैठे हैं, इनकी विधानसभा के भी थे, अन्य विधानसभा खजानदास जी की विधानसभा के भी थे, कैंट के भी 226 करोड़ की योजनाओं का हमने ही देहरादून के लिए लोकार्पण और शिलान्यास किया था। आज प्रदेश में सड़कों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। 4 धाम यात्रा की सड़कें बनाने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़कों को आज तेजी से अच्छा बनाने का काम चल रहा है। 4 धाम यात्रा को और ऐतिहासिक बनाया जाए और लोगों के लिए सरल बनाया जाए, उनके लिए सुगम बनाया जाए, सुविधाजनक बनाया जाए। उन सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। अभी राज्य के अंदर 100% आज विद्युतीकरण हो गया है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां हमने विद्युतीकरण न किया हो। 100% लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य में जल जीवन के अंतर्गत मात्र 1 रुपये में आज पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न और संकल्प है। इस मिशन के जरिए राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें 7 लाख से भी अधिक परिवारों को आज पानी के कनेक्शन मिल चुके हैं। भाइयों बहनों, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं। 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं, उनको भी निःशुल्क कर रहे हैं। आयुष्मान उत्तराखंड में 50 लाख से अधिक लोगों के आज हमारे कार्ड बन चुके हैं। 5 लाख रुपए तक का इलाज की उनको सुविधा आज मिल रही है। इसी प्रकार से बच्चे के जन्म होने पर महालक्ष्मी किट देकर शिशु और माता को उनका बेहतर जो स्वास्थ्य है वो सुनिश्चित किया जा रहा है, बेहतर भविष्य उनका सुरक्षित किया जा रहा है। ऐसे ही ऊधम सिंह नगर में अभी एक नया, हमारे राज्य के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत सारी जगह पर तो एक एम्स भी बहुत आसानी से नहीं खुलता है। हमारे यहाँ एक एम्स पहले ही संचालित हो गया और दूसरा एम्स ऊधम सिंह नगर में वह भी हमारा स्वीकृत हो गया है। इसके साथ हम महिला सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, सभी जानते हैं कि 30% का जो क्षैतिज आरक्षण, 30% का जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, वो आरक्षण भी हमने सुनिश्चित किया है। आंदोलनकारियों की बात अभी इन्होंने बोल दी, वो भी विधेयक हमने पारित कर दिया है। और इसके साथ ही हमारा लक्ष्य है कि जो लखपति दीदी हैं, 1,25,000 लखपति दीदी बनाने का हमने लक्ष्य लिया था। वो लक्ष्य हम 2025 तक प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो देश का हमारा आम बजट आया था, उस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया था, उसको बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया है। तो उसी के सापेक्ष, उसी के अनुपात में हम राज्य के अंदर भी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रदेश के अंदर एक जनपद 2 उत्पाद की योजना लागू की गई है और जिसकी आज ख्याति विदेशों तक पहुंच रही है। हमारी जो बहनें हैं, जो रोजगार के लिए अपने उत्पाद कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और स्वरोजगार अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी देने का काम कर रही हैं। उनके इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं कि वास्तव में कई बार आप अगर उनकी किसी मल्टीनेशनल कंपनियों से अगर तुलना करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद बनाने का कौशल हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति के अंदर है। तो उनके लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड यहाँ पर उसका लॉन्च करवाया गया था और उसकी भी तेजी से आज मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही हमने जैसे समान नागरिक संहिता, हमारा ये संकल्प था, उत्तराखंड की जनता ने उसके लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया, हमने वो वायदा पूरा किया। माननीय महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा, बुजुर्गों को सुरक्षा मिलेगी। कई बार लोग सोच रहे हैं कि ठीक है मातृशक्ति के लिए किया गया है, लेकिन बहुत सारी जो इसमें लोगों ने बीच में कुछ कंफ्यूजन भी पैदा करने की कोशिश की। इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। मातृशक्ति का उत्थान होना चाहिए, मातृशक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, मातृशक्ति का सशक्तिकरण होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। मुस्लिम बहनों को जो तमाम प्रकार की जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, उनका जीवन बेहतर होना चाहिए, उनका भी आत्मबल बनना चाहिए, वह भी अपने पैरों पर खड़ी हों, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सम्मान से जीने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये हमने उसमें व्यवस्था की। वहीं
इस विधेयक में हमने बुजुर्गों की सुरक्षा का भी इंतजाम किया है। बच्चे जो तमाम लिव इन रिलेशनशिप में अन्य उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो, हमने उसकी भी व्यवस्था की है। इसके साथ साथ पुरुष वर्ग की सुरक्षा का भी उसमें जो है पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। हमने हर एक को उसमें शामिल किया है। बहुत लोग तमाम तरह की बातें करते हैं उमेश भाई ना, विधानसभा में भी आपने देखा, अब कोई बोल नहीं पा रहा था कि जी इसमें खराब क्या है, किसी से पूछो तो कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन अनावश्यक रूप से चुप्पी साधने का काम मैं विधानसभा में बोल रहा था, तब भी मैंने कहा बताइए, हम तो इसकी एक शुरुआत कर रहे हैं, कोई ये तो समापन तो हुआ नहीं है। कोई आप सुझाव देंगे, अच्छा सुझाव होगा तो राज्य के हित में, जनता के हित में जो भी करना होगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या दिक्कत है, हम तो सब जनता के हित के लिए कर रहे हैं, अपनी मातृशक्ति के उत्थान के लिए कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अभी महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इस जो विधेयक है, इस विधेयक को हमारी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब ये एक्ट हमारे यहाँ लागू हो गया। पहले जो है राज्यपाल महोदय के माध्यम से हमने भेजा था, जल्दी से जल्दी हम उसकी योजना बना रहे हैं। ऐसे ही हमने राज्य के अंदर 3 जो गैस के सिलेंडर है, वह भी हमने संकल्प लिया था कि हम 3 गैस के सिलेंडर जो हमारे गरीब परिवार हैं, गरीब हमारी माताएं बहनें हैं, उनको सहायता के रूप में राज्य सरकार की तरफ से बिना किसी शुल्क के 3 सिलेंडर देने की जो योजना है हमारे पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। 1,82,000 परिवारों को हम ये सुविधा आज प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही छात्रवृत्ति योजना, बालिकाओं के लिए साइकिल वितरण योजना, वृद्धा पेंशन योजना, होम स्टे योजना, कृषि मशीनरी बैंक योजना जैसी अनेक योजनाएं हर आयु और वर्ग के लिए हम कर रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों का उत्थान अनेक प्रकार से हमने उनका भी उत्थान सुनिश्चित किया है। और 2 वर्ष पहले जो वायदा किया था कि प्रदेश में विजय के बाद इन सब कामों को करेंगे, वो सब काम आज हम कर रहे हैं। मैं आज जहां भी जाता हूं, बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें मिलती हैं। मैं हरिद्वार गया, उधम सिंह नगर गया, अभी देहरादून में हमने मातृशक्ति का कार्यक्रम किया, तो वो मुझे धन्यवाद देने आई और बड़ी संख्या में, मतलब सच बताऊं तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 200-400 की संख्या नहीं थी, हरिद्वार में तो हजारों की संख्या में। तो मैंने कहा, बोली आपको धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मैंने कहा आप मुझे धन्यवाद मत करिए, आप उत्तराखंड के हर एक जन को धन्यवाद करिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारी सरकार बनी और तभी हमको सौभाग्य मिला। ये काम उत्तराखंड की विधानसभा ने जरूर करा। यहाँ पर काऊ भाई बैठे हैं, खजानदास जी बैठे हैं, सविता कपूर जी बैठी हैं, मैं भी था वहाँ जो वोटिंग में जो हम लोगों ने वोट करा। लेकिन ये केवल हम ही लोगों का काम नहीं है, ये जो पुण्य काम हुआ है उसमें उत्तराखंड का एक एक जन सहभागी है, उसका भी इसमें जो है इस महायज्ञ में उसकी भी आहुति पड़ी है। क्योंकि जिसने भी अपना योगदान दिया है, जिसने भी सरकार बनाई है, यहाँ की जनता ने बनाई, इसलिए हर एक आदमी उसके लिए बधाई का पात्र है। आपको पता ही है कि पिछले दिनों जो हमारे पेपर लीक से संबंधित कितनी दिक्कतें होती थी, पाई पाई जोड़कर माता पिता जो है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते थे। उनको उनके दर्द को कौन समझ सकता है कि जब वो पाई पाई जोड़ के अपने बेटे बेटी को पढ़ाने भेजते थे, फिर भी उनका नंबर नहीं आता था। आज जो जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उन सभी का नंबर आ रहा है। और जो नकल का कानून आने के बाद से जो पेपर लीक की समस्या है वो जड़ से समाप्त हो गई है। उत्तराखंड के अंदर हमने धर्मांतरण विरोधी जो कानून लागू किया है, वो भी उत्तराखंड के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न हो, यहाँ की डेमोग्राफी न बदले, उसका भी हमने पूरा इंतजाम किया है। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति अब धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या थी, ये देहरादून में पता नहीं कितनी है, उधर की तरफ को थोड़ा था, हम विकास नगर या अन्य स्थानों पर बीच में सुनते थे, लेकिन बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, तराई में, हमारे जो अति दूरस्थ के क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हमने प्रावधान कर दिया कि अब अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के लिए या कोई प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, किसी भी गलत तरीके से अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो 10 साल तक की सजा का उसको प्रावधान कर दिया है।
50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। लैंड जिहाद, इसके खिलाफ हमने मुहिम चलाकर अवैध कब्जों को मुक्त कर दिया। हजारों एकड़ जमीन आज इस अवैध कब्जों से मुक्त हो गई है। आपने देखा होगा ये बड़ा अभियान है और ये हमने संकल्प लिया है कि ये अभियान हमारा चलता रहेगा, निरंतर जारी रहेगा जब तक देवभूमि का मूल स्वरूप बरकरार न हो जाए। देवभूमि में कोई डेंट नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई जो है गंदगी नहीं होगी, सब साफ सफाई अभियान है ये। आपने देखा होगा, मेरे से पूछा कुछ लोगों ने कि आप क्या किसी विशेष उसको टारगेट करके कर रहे हैं। हमने कहा उत्तराखंड में हम किसी को टारगेट नहीं करते, उत्तराखंड में हर एक व्यक्ति सुरक्षित है। इस प्रकार का ना हमारे भाव में है ना हमारे कर्म में है। सबकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, लेकिन वो देश के संविधान के अनुरूप काम करे, व्यवस्था के अनुरूप काम करे, विधि के अनुरूप काम करे, उत्तराखंड राज्य का जो स्वरूप है उसके अनुरूप काम करेगा तो उसकी सुरक्षा की गारंटी मुख्य सचिव होने के नाते उत्तराखंड के मैं देता हूं। यहां पे भाइयों बहनों, हमारे सरकार ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। इसके पीछे निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष हमको मार्गदर्शन भी रहा है, उनकी प्रेरणा भी रही है। उसी के कारण से हम आगे बढ़ पाए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने नई उड़ान दी है और जो विकसित भारत का संकल्प है उसको मजबूती दी है। ये अमृत काल, ये हम सब के लिए आने वाले समय के लिए कर्तव्य काल है और मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के कालखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी और इनोवेशन के क्षेत्र में आज हर क्षेत्र में देश से एक नई ऊंचाई को छुआ है। आज भारत हर क्षेत्र में, आप देखिए डिजिटल क्रांति की जो बात आई थी, जो डिजिटल भुगतान की बात आई थी, वो एक समय में जब मोदी जी इस बात को कर रहे थे तो कुछ लोग खिल्लियां उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे कि यहाँ इंटरनेट नहीं है, यहाँ पर ये कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर ऐसे फोन नहीं है, लोगों के पास सुविधा नहीं है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया का लगभग 50% का जो डिजिटल भुगतान है वो कहीं हो रहा है तो वो हमारे देश के अंदर हो रहा है। इस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व के सामने अपना लोहा मनवा रहा है और वह भी ऐसे कठिन कालखंड में हुआ है जब हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस महामारी में अव्यवस्थित हो गए, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई और हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। ऐसा भारत बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, 2014 के पहले का समय था, कांग्रेस की सरकार में हर महीने कोई न कोई घोटाला सामने आता था, हर महीने कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला आता था और विकास की जो गति थी वो रेंग रही थी। वहीं दूसरी तरफ ए से लेकर जेड तक घोटालों की एक बड़ी लाइन लगी हुई थी। घोटाले ही घोटाले, अगर हम घोटाले गिनते रहते तो कई घंटों लग जाते। उस समय आपने देखा होगा, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला होता था, कभी कोयला का घोटाला होता था, कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता था, कभी 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला होता था, कभी बिल्डिंग बनाने के घोटाले होते थे, सड़कों के घोटाले, इतने घोटाले कि अगर उन घोटालों की बात करते तो कई घंटों लग जाए फिर भी पूरे नहीं होंगे। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद 10 सालों में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का मामला देश के अंदर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। उस पर उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करनी हो या अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, जिसकी हम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये सारे काम हुए हैं। अभी CAA का कानून देश के अंदर लागू हो गया है, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम इन 10 वर्षों में हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना, P1 आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं ने आज देश के करोड़ों लोगों को सशक्त और समृद्ध बनाया है, उनके जीवन को आसान बनाया है और सुविधाएं जो हमारा समाज का अंतिम छोर है उस छोर तक ले जाने का काम किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जहां वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हों। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वो पूरे देश को वहां से संबोधित कर रहे थे। उस दिन भी
जम्मू कश्मीर के अलावा किसी प्रदेश का उन्होंने उल्लेख किया तो उत्तराखंड का किया। हर एक उनके जो मन के बात के ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड हमने सुने होंगे, उन सभी अवसरों पर उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी स्थान का जिक्र किया, किसी न किसी व्यक्ति का जिक्र किया, किसी न किसी ऐसे जन को वो लाए जो अपनी साधना में लगे हुए थे, अपने काम कर रहे थे, उनको मान्यता देने का काम, उनके प्रोत्साहन का काम उन्होंने किया है। मोदी जी उत्तराखंड को भी एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और उनकी कल्पना है कि तीसरी सदी का ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर उनके मार्गदर्शन में अनेक काम कर रही है। मैं आज इस मंच से एक बार फिर कह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम आने वाले समय में उत्तराखंड को देश का जो अग्रणी राज्य है वो बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड के सदैव हमेशा साथ में खड़े रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लेने में हमें अपना योगदान सुनिश्चित करना है। और भाइयों बहनों, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है और 19 अप्रैल को हमारे उत्तराखंड का जो चुनाव है वो पहले चरण में होना है। और अब अगर 19 तारीख हम गिने तो कितने दिन रह गए? 27 दिन, लगभग 27 दिन रह गए हैं और 17 तारीख तक चुनाव चलेगा तो 25 ही दिन रह गए। तो 25 दिनों में हम सब लोगों को एक बड़ा परिश्रम भी करना है, बड़ी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि सब लोग कह रहे हैं कि साहब बड़ी हवा है, बड़ी हवा है, इस बार कोई जो है इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। बताइए, कहीं भी ये चर्चा हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी? सब कह रहे हैं भाई मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। अब चर्चा हो रही है कि 400 पार होंगे कि 410 होंगे या 390 होंगे कि 395 होंगे, इस बात की चर्चा हो रही है। इसलिए हमको तय करना है कि जितने वोटों से 2019 में हमने यहाँ से उनको जिताकर भेजा था, 5 सांसदों को भेजा था, इस बार 2019 के रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है, उससे आगे जाना है। और प्रत्येक लोकसभा लगभग हमने तय किया है, हमारे संगठन ने तय किया है, हम 5-5 लाख वोटों से हर एक लोकसभा को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। तो उसमें हम सबको योगदान देना है, 5 प्रत्याशियों को जिताना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए हम सब लोग इस काम को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े मनोयोग के साथ और जितनी क्षमता, जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम सब लगाएंगे। आज ये 2 साल पूरे होने के अवसर पर यह भी हमको एक संकल्प लेना है और इस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। ये संकल्प हमारा जो है विकल्प रहित है ना? विकल्प रहित। तो मेरे साथ आप लोग कहेंगे, मैं कहूंगा एक बार, आप कहेंगे क्या? मोदी सरकार। एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर मैं बोलता रहूं तो मुझे लगता है कि घंटों तक बोल लूंगा, क्योंकि आप लोगों की सेवा करते हुए, राज्य के अंदर काम करते हुए, ये 2 साल का और 6 महीने का जो उससे पहले का काउंटर जो समय था, क्या कहते हैं उस पहले का जो मिला था, हैं? अरे जो पहली बार मिला था 1.0 और 2.0 दोनों मिलाकर, तो इसलिए बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, जितने मेरे अंदर सामर्थ्य है। इस अवसर पर मैं आप सबसे यही आप सबके समक्ष इतना ही कहते हुए कि आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद हमेशा की तरह आगे भी प्राप्त होता रहेगा, तो मुझे निश्चित रूप से काम करने में ऊर्जा मिलती है, मेरा भी उत्साह बढ़ता है, मेरा भी प्रोत्साहन होता है। और मैं जितनी ताकत, जितनी सामर्थ्य है, मैं आप सबको वचन देता हूं कि उसका एक एक क्षण और एक एक पल मैं राज्य के लिए लगाऊंगा। राज्य को आगे बढ़ाने में अपना जो सबसे अच्छा योगदान हो सकता है वो योगदान करूंगा। और राज्य हमारा दुनिया में
एक आदर्श राज्य बने, एक हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारे राज्य का नाम हो, उसके लिए कोई भी निर्णय लेने होंगे, कभी भी लेने होंगे, न पहले कभी पीछे हटे, न भविष्य में कभी पीछे हटेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल। करूंगा कि हम देहरादून निवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बात के लिए और धन्यवाद करना चाहते हैं। सादा भाई एक मिनट रुकेंगे कार्यक्रम को व्यवस्थित करें। लक्ष्मी जी, हम सब देहरादून निवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बात के लिए और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज का जो देहरादून है वो वाकई में लगता है कि देहरादून स्मार्ट देहरादून बन गया है। आज देहरादून की जो सड़कें हैं, आज देहरादून की जो व्यवस्थाएं हमें को देखने में मिलती है, जो लोग बाहर से आज देहरादून आते हैं वे देखकर कहते हैं कि वाकई में आज देहरादून स्मार्ट सिटी देहरादून लगता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए सभी देहरादून वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित होने के लिए अपने देहरादून के समस्त विधायकगणों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने राज्य मंत्रियों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने आदित्य कुठारी जी प्रदेश के महामंत्री उपस्थित हुए, उनका भी धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित मात्र एक दिन की सूचना पर उपस्थित सभी देहरादून के वरिष्ठ जन, आप सबका बहुत धन्यवाद। और आपका ये प्यार, आपका ये साथ और आपका ये योगदान ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और ये योगदान इस बार के मतदान में भी दिख जाए। मेरे साथ कहेंगे अब की बार डॉक्टर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, बाइट यहीं पर ले और व्यवस्था देखने साथियों से निवेदन है कि भोजन आज प्रदेश के अंदर निर्मित हुआ है, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए अनेकों कानून हम नए प्रावधानों के रूप में आगे लाए हैं और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, उत्तराखंड हमारे धार्मिक स्थलों के रूप में, उत्तराखंड हमारा स्किल के क्षेत्र में, सेवा सेक्टर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। 2 सालों में इन सब कामों को अनवरत रूप से हमने आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ 3,54,000 करोड़ के MOU लोगों ने हमसे साइन कर लिए हैं और 81,000 की करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वह भी हमारी शुरू हो गई। आपको क्या लगता है कि क्या चुनौती और है आपकी सरकार के सामने?
जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर हम पार पाएंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, ये हमारा संकल्प है और इसमें कोई विकल्प नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा हर एक वर्ष जो है चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं हर साल उनका आना बढ़ा है और पिछले वर्ष 56 लाख तीर्थयात्रियों ने यहाँ चार धामों के दर्शन किए हैं। हमारा प्रयास है, हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। पहले से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो, सरल हो। अभी सर जिस तरीके 2 साल में सरकार की रफ्तार रही है, पहले की सरकार इसी रफ्तार से काम करती है, प्रदेश बहुत आगे पहुंच चुकी होगी। अब देखिए, जो काम पहले हुए हैं वो भी सब हमारे हैं, जो काम आगे होने हैं वो भी हमारे हैं। सब काम मिलकर करेंगे, पीछे जो नहीं हुए उनको भी आगे करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद।